या एनसीईआरटी पढ़ें? मेरा सामान्य उत्तर यह है कि एनसीईआरटी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि राजस्थान पीसीएस के पेपर्स बनाने में भी एग्जामिनर्स आमतौर पर एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें कुछ व्यक्तियों से जो मेरा परिचय है अनौपचारिक, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पेपर बनाने के लिए कौन सी बुक्स को आप लोग रेफर करते हैं, तो जनरली एनसीईआरटी का नाम राजस्थान बोर्ड से ऊपर रहता है। जो राजस्थान स्पेसिफिक चीजें हैं उसकी बात थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन जो बाकी प्रश्न है उसमें एनसीईआरटी की भूमिका यहां भी ज्यादा रहती है। तो मेरी समझ है कि एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। राजस्थान जो एजुकेशन बोर्ड है उसकी जो बुक्स हैं उनको उसकी तुलना में बाद में रखिए। असली सवाल है कि एनसीईआरटी को फोकस कितना करना है और कब करना है। असली पेच ये है, और मैं कितनी बार बच्चों को समझाता हूं, उसके बाद भी कुछ बच्चे नहीं मानते, आप भी शायद ना माने, लेकिन एक बार समझ लीजिए बात को। मैंने कई बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। एनसीईआरटी मूल रूप से लिखी जाती है इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट होती है। ट्रांसलेशन क्या चीज? आप कुछ कह रही हैं? अच्छा, ट्रांसलेशन आप कितना भी अच्छा कर लीजिए उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं होती हैं, अवरोध आता है पढ़ने में। इंग्लिश में भी एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सामने चैलेंज क्या होता है, कम शब्दों में बात कहनी है, ताकि बहुत मोटी किताब ना हो स्कूल के बच्चे के लिए। किताब पतली होनी चाहिए, उसमें कार्टून भी बनाना है, उसमें कहानी भी लिखनी है और बहुत कुछ करने, कलाकारी करनी है, और बहुत कम शब्दों में सारी बात समझा भी देनी है। जब आप स्कूल में होते हैं तो एनसीईआरटी में क्या होता है कि टीचर आपको समझाते हैं, अच्छे टीचर कंसेप्ट समझाते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। खराब टीचर क्लास में क्या बोलते हैं कि चलो भाई कौन उठेगा, चलो तुम उठ जाओ, आओ चलो पढ़ना शुरू करो, रीडिंग करो क्लास में। तुम रीडिंग करो, सारे हाँ हाँ बोलेंगे, मैं सो रही हूँ या मैं सो रहा हूँ। खराब टीचर ऐसे करते हैं, लेकिन क्लास में कलेक्टिव रीडिंग उस टॉपिक की होती जरूर है, और जहां जहां कोई डाउट आता है फिर बच्चों को टीचर समझा देते हैं कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मेरा अपना अनुभव ये है एनसीईआरटी का, अपना भी और कई बच्चों का जो अनुभव मैंने देखा है, एनसीईआरटी को पढ़ने में एक तो समय ज्यादा लगता है, और दूसरा उसके बाद भी उसको समझना आसान काम नहीं होता है। आप लोगों की राय इससे जुदा है या यही राय है आपकी भी? आप में से कितने बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है? ध्यान से हाथ खड़ा करें जरा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। 5-6 नहीं पढ़ी है? कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी है, किस विषय की? हिस्ट्री पढ़ी है। और आपने हिस्ट्री पढ़ी है कौन सी क्लास से? 6ठी से कहां तक की? अभी 8वीं की चल रही है, 6ठी 7वीं 8वीं। कितना समय लगा अभी तक आपको? 2 महीने लग गए। चलिए, ये कह रही है कि मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर दी है, 6ठी कर ली, 7वीं कर ली और 8वीं अभी चल रही है, और इसमें 2 महीने लग चुके हैं। ठीक, रोज कितना पढ़ती हैं इसको आप? 1 घंटा। तो 2 महीने में 60 घंटे भी आपके खर्च हुए है ना। तो 2 महीने बोलने से कई बच्चे घबरा गए होंगे, तो इसको हम 60 घंटे मान लेते हैं। इस गति से 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं, और किताबें भी एक से ज्यादा हो जाती हैं किसी किसी साल में जो महत्वपूर्ण है। मोटा मोटा मान लेते हैं कि 6 महीने तो लग ही जाएंगे 12वीं तक। इस गति से वैसे 8 या 9 लग रहे हैं, लेकिन मैं 6 मान लेता हूं फिर भी। और 6 महीने का मतलब है लगभग 200 घंटे के आसपास आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात स्पष्ट हुई कि एक बच्चा जो एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहा है लगभग 200 घंटे में 6ठी से 12वीं तक का वो कवर कर लेगा। अब ये बताएं कि जो एनसीईआरटी पढ़ी है आपने, उसमें समझने का परसेंटेज अगर आपको बताना हो, 100% समझ में आया, 90 आया, 80 आया, 60 आया, कितना समझ में आया होगा? 65% समझ में आया। इतना एग्जैक्ट कैसे निकाला आपने? लेकिन अच्छा, समरी लिखी होती है उससे आपको आइडिया लगता है कि 65% हुआ है। और आपका भी सेम परसेंटेज है या 69.3? कितना है आपका? 60 से 70 के बीच में है, 65 नहीं है, 60 से 70 के बीच में है। और टाइम इतना ही लगा रहे हैं आप भी? आपने एक साथ ही कर ली? एक दिन में कितने घंटे? 5 घंटे। हिस्ट्री कितने में खत्म हुआ 6ठी से 12वीं तक?
अच्छा, सारे साथ साथ पढ़े कि छठी का हिस्ट्री, छठी का ज्योग्राफी, छठी का साइंस, फिर सातवीं का हिस्ट्री ऐसे? अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ आपको? इससे कंफ्यूज, वो तो छठी और सातवीं में तो ऐसा करना जरूरी होता है, अब कहाँ जरूरी है ऐसा करना? ज्यादा अच्छा तो है कि हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री निपटा दीजिए एक ही बार में, फिर इकोनॉमी है तो इकोनॉमी निपटाइए, साइंस है तो साइंस निपटाइए। चलिए, जैसी आपकी रुचि हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, वैसे देखिए। अब ये जो आपने बताया ना, मैं इसको आप सबके सामने एक प्रश्न पूछता हूं। 200 घंटे हिस्ट्री पढ़ी आपने, अगर मैं इसको एक दिन में मान लूं कि 3 से 4 घंटे, तो करीब 2 महीने में आपको हिस्ट्री कवर कर पाएंगे आप। और उसके बाद समझ कितना पाएंगे? 65% लगभग। अब इसके दूसरा विकल्प सोच के देखिए। जो विकल्प मैं बच्चों को सुझाव देता हूं करने के लिए, वो विकल्प ये है कि आप एनसीईआरटी पहले मत पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, उससे शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने में क्या कि आपको आइडिया तो है नहीं विषय का। आपने उसको पढ़ा, थोड़ा समझ में है, थोड़ा नहीं समझ में है, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उसके बाद भी कुछ दुविधाएं रह गई, किसी तरह से पढ़ा, पूरा किया, और आपने कहा कि हो गया एनसीईआरटी, जबकि उससे कोई फायदा होता नहीं है। ये मन को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है वाली बात है। ये शेर सुना है आपने गालिब का? बड़ा फेमस है। वो स्वर्ग नरक को नहीं मानते थे गालिब। किसने उनसे कहा जन्नत मिलेगा, जन्नत भाड़ ले जाए, जन्नत का क्या करना मुझे? तब बोले हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है एनसीईआरटी की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब विकल्प नंबर 2 सोच के देखिए। मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, अगर क्लास नहीं कर रहे तो अलग बात है, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहले बिना कुछ पढ़े क्लास में आके बैठिए। जैसे हिस्ट्री का मतलब क्लास में होता है लगभग 3 महीने, जिसमें आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ड सारा हो जाता है। 3 महीने के बाद रोज 2.5 घंटे की क्लास एक, अगर आप 2 क्लास करें तो 1.5 महीने का मामला हुआ। हम लोग क्लास में ये मान के चलते हैं कि बच्चों को पहले कुछ नहीं आता है, जीरो बैकग्राउंड है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? जीरो से करेंगे या ऊपर से करेंगे? जीरो से करेंगे। तो शुरुआत होगी जीरो से, और कोशिश करेंगे जीरो से मामला 100 तक चला जाए, सारे कंसेप्ट क्लास में समझ में आ जाए, फ्लो चार्ट बन जाए, डायग्राम बन जाए। जितना अच्छा फ्लो चार्ट से समझ में आता है ना, डायग्राम समझ में आता है, उतना अच्छा टेक्स्ट पढ़ के समझ में नहीं आता है। तो टीचर्स की मूल भूमिका होती है डायग्राम्स वगैरह की मदद से सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर करना बच्चों के सामने। अब आपने 3 महीने में क्लास की, साथ में आपने पीपीएस और मेंस कैप्सूल की जो हमारी बुक्स होती हैं, मेंस के अभ्यास की बुक्स होती हैं, उनको पढ़ लिया एक बार, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देख लिए, वो सब भी देख लिया, मेंस का भी देख लिया। मान लीजिए इसको नहीं भी देखा आपने केवल क्लास की, तो भी, और ज्यादा अच्छा है कि साथ में ये भी कर लिया। अब जब हिस्ट्री पूरा हो गया आपका, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, क्लास में पूरा हो गया, आपकी क्लास में कुछ टेस्ट भी दिए, कई बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर भी सुन लिए। आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया था, किसी और के मन में क्वेश्चन आ गया था, आंसर तो आपने भी सुना। अब आप फिर से, अब यानी इतना करने के बाद एनसीईआरटी उठा के देखिए। जो काम पिछली बार 2 महीने में हुआ था, वो इस बार अधिकतम 15 से 20 दिन में हो जाएगा। नंबर 1। और क्योंकि सारा समझ में आ गया, आप तुरंत पढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है सारा का सारा। और पूरी एनसीईआरटी में जो 10, 15, 20, 25 नई बातें हैं, तुरंत आप कैच कर लेंगे। अरे ये वाली बात नहीं पढ़ी, उसको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब आप खुद अनुमान से बताइए कि इस बार जो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, समझने का अनुपात क्या रहेगा परसेंटेज में? वो 65 होगा, ये इस बार 95 प्लस होगा? इस बार तो 95 प्लस होगा। इस बार समझ में आएगी 95% प्लस, और दिन लगे 15 से 20। पहली बार में दिन लगे से 2 महीने से ऊपर। तो क्या सही तरीका है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर तैयारी शुरू करेंगे,
या पहले ही बार क्लास में सारा समझने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे भागते भागते, फिसलते फिसलते, और जो काम की बात है उसको निकाल लेंगे। और सच बात तो यह है कि पीपीएस करने के बाद, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो अलग होंगी। इसलिए अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएगा तो भी चिंता की बात नहीं, तब भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास समय है, 2028 में एग्जाम देना है, 2025 में एग्जाम देना है, कई बच्चे होते हैं 25 में एग्जाम देना है, 26 में एग्जाम देना है, आप में से कितने हैं 25 वाले? देखिए 25 में एग्जाम देना है, तो 25 तक समय भी तो गुजारना है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो कौन सा काम करें? एनसीईआरटी पढ़िए आराम से। लेकिन क्लास में उस टॉपिक को समझने के बाद, कंसेप्ट बनने के बाद पढ़ेंगे तो हमेशा चीजें आसान रहेंगी। ये तरीके इस्तेमाल कीजिए। और जो राजस्थान स्पेसिफिक हिस्सा है ना, मेरे ख्याल से उसके लिए जो नोट्स दृष्टि के हैं पर्याप्त हैं। हमने आरपीएससी की बुक्स को, मतलब जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स, उनको बेस बनाया है। उसमें हमने कोशिश की है कि उसमें से एक भी फैक्ट ना छूटे। साथ में राजस्थान की मंथली मैगजीन करंट की हम निकालते हैं जो बैच के बच्चों को मिलती है। राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स उसमें होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मन करे तो क्या करना है, क्लास में होने के बाद उसको भी देख लीजिए एक बार। जो टीचर्स पढ़ाएंगे और जो नोट्स मिलेंगे, उन्होंने सब, राजस्थान बोर्ड को तो वो सब पी के आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पर वो आप भी पढ़ें पूरी किताब, उसका बहुत मतलब नहीं है। उन्होंने पढ़ी है, वो उसमें से महत्वपूर्ण बातें फ्लो चार्ट में, डायग्राम में आपको समझा देंगे, नोट्स में होंगी ही, कुछ बातें वो लिखवा देंगे तो पर्याप्त है। वरना फिर उनकी इतनी मेहनत का फायदा ही क्या है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सवाल लगभग समाप्त हो गए। एक आध जो बचा वो और करके फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें? चंचल सा बच्चा था पूछने वाला, कहा गया नहीं, आप थे उधर से एक बच्चा, वो कि सुबह से शाम हो जाती है कॉलेज में, क्या करें, इतना पढ़ाते हैं और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं 4 साल बाद कैसे एग्जाम दूंगा, टाइम नहीं मिल रहा मुझे। बहुत टाइम है आपके पास, 3 साल में तो क्या क्या हो जाता है यार, तुम तो भाई परेशान हो रहे बिना बात के। आपके लिए ज्यादा अच्छा क्या है, ऑनलाइन। जिनका कॉलेज चलता है बहुत लंबा, कॉलेज है कहाँ, जयपुर में ही है? कितना दूर है यहाँ से? और यहाँ से घर कितना दूर है? कॉलेज या घर? क्या कॉलेज? और आप रहते घर पे हैं अभी, ये कोई हॉस्टल वगैरह है? ठीक, कैसे जाते हो? बाइक से, स्कूटी से, अकेले? अकेले जाते हो, दोस्त के साथ में? अकेले जाते हो। आप लोग हंस क्यों रहे हैं भाई? मैंने ये तो पूछा कि मतलब कोई अगर अच्छा दोस्त हो तो बारी बारी ड्राइव कर लेते होंगे, अकेले ड्राइव करते हो, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ये है कि अगर आप ऑफलाइन बैच भी करते हैं तो साथ में एक तो बैच चुनिए ऐसे टाइम का जो आपको सूट करे, शाम वाम का बैच हो। तो अगर शाम को 6 बजे का बैच है, कॉलेज वाले कुछ भी करें तब तो छोड़ देते होंगे 6 बजे, तो 6 बजे आ जाइए। और उसके बाद भी कभी कभी क्लास छूटे तो क्लास ऑनलाइन भी रहती है, उसको ऑनलाइन देखो आराम से, और जब जब दिक्कत आई यहाँ के हेल्प ले लीजिए। ठीक है, और इसको बड़ी चुनौती नहीं मानना है आपसे, ये छोटी चुनौती है। बड़ी चुनौती तो आएंगी सामने चल के, जब आरएएस बनोगे, आईएएस बनोगे। बड़ी चुनौतियां ये सब नहीं होती। बड़ी चुनौती ये होती है कि कश्मीर की सुरक्षा कैसे संभालूं, दिक्कत आ रही है, पुलिस का मनोबल टूट रहा है, बीएसएफ का मनोबल टूट रहा है, और आप उसके हेड हैं, और होम मिनिस्टर ने फोन किया है 3 दिन के अंदर समाधान चाहिए। 8 आतंकवादी मिल नहीं रहे हैं, ढूंढिए घर घर जाके, और करना है इसको। ये है चुनौती बड़ी। ये चुनौती बड़ी नहीं कि स्कूटी से दूर जाना है कॉलेज, ये तो बहुत छोटी चुनौतियां हैं, है ना। कॉलेज की पढ़ाई और आरएएस की पढ़ाई ये बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 3 साल है आपके पास। अगर आप फाइनल ईयर में होते तो चुनौती बड़ी हो जाती। जो समय पर्याप्त है, इफरात में समय मिला हुआ है। ठीक है, बैठो बैठो। हाँ, फाउंडेशन कोर्स आप 2nd ईयर में कर सकते हैं।
क्योंकि फाउंडेशन कोर्स सारे ऐसा करीब 2 साल चलता है, तो 2 साल पढ़ने के बाद आखिरी 1 साल आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सके एग्जाम से पहले, तो ठीक रहेगा। हाँ, क्यों नहीं रहेगा, एकदम रहेगा। हम RAS की मेंटरशिप भी शुरू करेंगे मेंस के। IAS में तो मतलब वैसे भी हम मेंटरशिप करते ही हैं, हम RAS में भी मेंस में मेंटरशिप करेंगे दृष्टि के स्टूडेंट्स की। एक बच्चे ने पूछा था मेंटरशिप करेंगे या नहीं। हाँ, RAS में प्रीलिम्स में तो नहीं कर पाएंगे, प्रीलिम्स ना तो उतना मुश्किल है ना उतनी चुनौती है उसमें, पर RAS मेंस में जो दृष्टि के बच्चे बैठेंगे उनकी मेंटरशिप करेंगे और उनको सफल करवाने की जिम्मेदारी तब तक निभाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। बैच खत्म होने के बाद भी अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे तो लगातार साथ में रहेंगे आपके, उसका तनाव नहीं लेना आपको। ठीक है, बैठिए। तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपका है आंसर राइटिंग, और उसके बाद फिर आपको शुभकामनाएं देते हैं। आंसर राइटिंग को लेकर आपके सवाल हैं। एक तो ये कि लैंग्वेज वैसी नहीं आती, ये सवाल यहां से आया था कि लैंग्वेज वैसी नहीं आती, और एक मेंस के टॉपिक्स कब पढ़ें। अगर RAS का मेंटरशिप मैंने समझा दिया, केवल देखिए अगर आपको RAS मतलब आंसर राइटिंग के लिए मेरी जो समझ है आपके लिए, दोनों का सारी समझ लीजिए। जो IAS का एग्जाम है उसकी चुनौती क्या है और RAS का एग्जाम है उसकी चुनौती क्या है। IAS की चुनौती सबसे बड़ी है स्पीड। आज के दौर में इससे बड़ी चुनौती IAS में नहीं। मेंस को लेके तो हालत यह है कि जितने लोग मेंस में सारे क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाते हैं, लगभग उन सबका मेंस हो जाता है IAS में। इतने लोग ही नहीं है कि सारे आंसर लिख सके, सब छोड़ के आ जाते हैं। अधिकांश बच्चे पहली बार वहीं लिखते हैं, फिर पता लगता है कि 20 लिखने से 12 ही हो पाए, फिर मेंस कैसे होगा। तो IAS में जिसने 20 क्वेश्चन हर पेपर में लिख दिए, ऑप्शनल में 19 लिखने होते हैं, GS में 20 लिखने होते हैं। अगर आप हर पेपर में सारे आंसर लिख के आ गए, ठीक ठाक भी लिख के आ गए, तो मेंस तो हो जाएगा। रैंक कौन सा आएगा, फिर आंसर की क्वालिटी, इंटरव्यू, ऐसे, वो सब बातें बाद में काउंट होती हैं। पहली बात है सारे आंसर लिखना। दूसरी बात है वहां जो प्रेजेंटेशन के स्किल्स हैं इस समय, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आजकल वो लोग क्या करते हैं, हर अच्छे आंसर में एक आध नक्शा बना देना, डायग्राम बना दी, टेबल बना दी, कोई चार्ट बना दिया, वो सब उसकी भूमिका IAS में बहुत ज्यादा इस समय है। और आजकल अधिकांश बच्चे मेंस मेंटरशिप में या मेंस टेस्ट सीरीज में उन चीजों का अभ्यास ज्यादा करते हैं और बड़ा फायदे का अभ्यास होता है। RAS की तैयारी करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वर्ड मैनेजमेंट है। मैंने कई बच्चों से पूछा कि भाई किसी प्रश्न को आप 20 शब्दों में कैसे लिखोगे, 50 में कैसे लिखोगे, 100 में कैसे लिखोगे, और मैंने पाया कि ये स्किल आसान नहीं होती है। IAS में तो ठीक है कि 150 शब्द हैं, 200 हैं, 250 हैं, 150-200 में लिखना बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाता है। लेकिन ठीक ठाक साइज की बात को 20 शब्दों में निपटाना, 50 में निपटाना, छोटा करना ज्यादा मुश्किल काम है। फैलाना उतनी बड़ी बात नहीं है, छोटा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप लोगों को शुरू से ही जो अभ्यास करना है, अगर आप सिर्फ RAS का एग्जाम दे रहे हैं, मुख्य रूप से इन दो का अभ्यास ज्यादा कर लीजिए। अगर आप किसी भी बात को 20 शब्द में और 50 में लिख लेते हैं तो 100 में तो आमतौर पर लिख ही लेंगे, वो चुनौती नहीं आएगी। मूल चुनौती आएगी 20 और 50 में। और इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मैं बुक्स वाली लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा हूं। कई बच्चे, अभी ऐसी बात हुई ना, उसकी जरूरत नहीं। अपनी भाषा में दिक्कत क्या कि बहुत संक्षेप में नहीं लिख पाते, अभ्यास उस चीज का करना है। और संक्षेप में लिखने के लिए तत्सम शब्द ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत वाली शब्दावली है उसका फायदा ज्यादा है, क्योंकि उसमें एक एक शब्द में 3-3 शब्द समा जाते हैं। तो तत्सम शब्दों का थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करते हुए बहुत कम शब्दों में बात कहने की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो एक की है इस RAS के एग्जाम के लिए। और यदि आप ये करते हैं, जैसे कोई प्रश्न हम सोच सकते हैं कि जिसमें आंसर हमें 50 में लिखना हो, फिर 20 में लिखना हो, एक ही प्रश्न का। कोई ऐसा प्रश्न है आपके पास जो आप सोचते हो कि उसको 20 में कैसे लिखेंगे, तो भी अभ्यास करके देख लें हम लोग। या ऐसा करते, मैं जब हिंदी पढ़ाने के लिए आऊंगा अगले महीने, तो ऐसे कुछ प्रश्नों का अभ्यास हम क्लास में करके देखेंगे, हिंदी के भी और बाकी भी,
कि एक प्रश्न है कि आपने 150 में लिखा हुआ, 200 में लिखा हुआ, 20 में कैसे लिखे, 50 में कैसे लिखे, उसका एक अभ्यास करके देखते हैं। और मेरा मानना है कि 2-4 बार के अभ्यास के बाद ये कोई बड़ी चुनौती नहीं होती कि आप अपने शब्दों में, लेकिन थोड़ी तत्सम शब्दावली, बेहतर शब्दावली में 20 शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक्स का कोई इतना महत्व नहीं है, कैपेबिलिटीज। और फिर राजस्थान में जो मैंने पेपर्स देखे हैं पिछले कुछ साल के, बहुत मुश्किल नहीं है मेंस के लिए अनुमान करना कि प्रश्न किस किस जगह से कहां से आ सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हर सेगमेंट में करीब 100-150 प्रश्न 20 शब्दों के लिख के पहले तैयार कर लें, और आप पाएंगे कि उनमें से अधिकांश प्रश्न आपके वैसे के वैसे या लगभग वैसे आ जाएंगे। तो यूपीएससी में तो आजकल लोग यही करते हैं कि 200-250 प्रश्नों के उत्तर लिख के जिनकी संभावनाएं तैयार कर लेते हैं, अच्छे से सजा के, चेक करवा के, और फिर परीक्षा में उनके पास बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती है, वही प्रश्न है, खटाक से उनका आंसर लिखा, तो ऐसे कर दिया। एक सवाल है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से शुरू कर दें। जिनका फाउंडेशन बैच है और जिनका मेंस का बैच है, मैं तो कहूंगा कि वो शुरू से ही इसकी तैयारी शुरू करें। राजस्थान का सिलेबस हमें नहीं पता होता कब एग्जाम आएगा मेंस का, लेकिन आईएएस में जैसे हमें पता है कि मेंस का एग्जाम हर साल सितंबर के आसपास होता है, तो मैं उन बच्चों से बोलता हूं कि जो सेगमेंट सबसे पहले आप पढ़ेंगे, उस सेगमेंट की क्लास में समाप्ति होने के एकदम बाद से आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, एक सेगमेंट होने के बाद। वरना क्या होता है कि पढ़ा बहुत कम है, लिखने का अभ्यास जल्दी शुरू कर दिया, तो उसमें ना वो अध कचरापन और उसमें बचपना ज्यादा झलकता है, मैच्योरिटी कम झलकती है। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ लीजिए आराम से 40-50 दिन जो भी है, रिवाइज कीजिए 1-2 बार, फिर प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास शुरू कर दीजिए। तो आरएएस में ही मोटी मोटी अप्रोच ये कि एक सेगमेंट करने के बाद उसके आंसर लिखिए, बस वैरायटी रखिए 100, 50, 20। और एक सिद्धांत ये भी है कि पहले 100 आंसर लिखिए और इकट्ठा करते रहिए, उसको डेट के साथ चेक मत करवाइए। आप खुद पाएंगे कि पहले आंसर और 100वें आंसर में जमीन आसमान का अंतर हो गया। उसके बाद वो लेवल आता है जहां आप आंसर टीचर को दिखा के चेक करवाए, तब आप पहले दिन से पाएंगे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स ज्यादा ठीक दिख रही हैं और इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। क्योंकि एकदम शुरुआत में जो आंसर हम लिखते हैं बहुत ही वो मतलब बच्चों वाला होता है, क्लास में जो लिखवाया वही लिख के हमने चेक करवा लिया, उसका फायदा नहीं। एक पूरा सेगमेंट पढ़ के रिवाइज करके तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद फिर जो लिखेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब कोई 1-2 प्रश्न बचे हैं तो पूछिए, फिर समाप्त करते हैं। राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है? राइटिंग, देखो, अच्छे उत्तर की पहचान क्या है? एक तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो आप नुकसान में, अच्छी है तो फायदे में है। क्योंकि मैंने जितने टॉपर्स हैं ना, चाहे रवि सिहाग हो, निशांत जैन हो, इन सबके सफल होने में एक भूमिका इनकी हैंड राइटिंग का अच्छा होना इसकी भी है। तो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, सुनील की भी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है जो 22वां रैंक पे इस बार है ना, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 2, 4, 5, 10 नंबर का फायदा हर पेपर में मिल जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो यदि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको अग्रिम बधाई, आप फायदे में। नहीं है तो कोशिश कीजिए अच्छा कर लीजिए। जी बोलिए। सर रिवीजन कैसे करें? हाँ, तो रिवीजन का सही तरीका ये है कि जैसे आप लोग दिन भर में कितने घंटे पढ़ लेते हैं? एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग? 7-8 घंटे। अच्छा, घंटा नहीं, मिनट में पूछूं? 7-8 घंटे। 7-8? हाँ, तो 7-8 तो बहुत है। आरएएस की तैयारी के लिए अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो बहुत है। क्लास मिला के बोल रहे है ना, क्लास मिला के 8 घंटे। और यदि बहुत सीरियस हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे इसको 12 तक ले जाने की। 12 असंभव नहीं है, 12 हो जाता है। एकदम नए बच्चों से नहीं होता, लेकिन 3-4 महीने 6 महीने बाद आप पाएंगे 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो आप दिन भर में पढ़ते हैं उसमें से कम 2 से 3 घंटे रखिए रिवीजन के लिए। और रिवीजन किस चीज की? जैसे आज आपने क्लास की, अब क्लास से घर जाते ही उस पूरी चीज को रिवाइज कर लीजिए।
जो पहली रिवीजन है उसमें मान के चले कि 2.5 घंटे की क्लास को रिवाइज करने में भी शायद 2 घंटे आपको लग जाएंगे, कभी कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटे लगेंगे। पर इतना ही मामला नहीं है। रुको 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 रुको, इतना ही मामला नहीं है। कोशिश कीजिए कि हर सप्ताह एक दिन, संडे का दिन जैसे, पिछले पूरे वीक में जो पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये सेकंड रिवीजन होगी। सेकंड रिवीजन लगे आपको मुश्किल से 2.5 घंटे की क्लास के रिवीजन का मतलब होगा मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट। पहली रिवीजन में 2 घंटे शायद, सेकंड रिवीजन में शायद 15, 20, 25 मिनट, अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, मतलब फ्लो चार्ट्स बना लिए हैं तो। और महीने के अंत में हो सके तो 1 या 2 दिन निकाल के, जब भी छुट्टी वुट्टी हो, 15 अगस्त की छुट्टी हो गई, कोई और त्योहार की छुट्टी हो गई, उसको छुट्टी मत मानिए, वो रिवीजन का दिन है। और महीने में एक बार कोशिश कीजिए पूरे महीने की रिवीजन एक बार हो जाए। 3 बार रिवाइज कर लिया, डेली, वीकली, मंथली, तो मान के चलिए कि एग्जाम से पहले आपको चुनौती नहीं होगी। जैसे ही आप निकालेंगे सब चीजें आपको ध्यान आ जाएंगी। ये रिवीजन का सबसे वैज्ञानिक तरीका माना जाता है। सर जी, हिंदी और इंग्लिश में 50-50 है, तो आरएएस में मीडियम कौन सा चुने? अभी स्थिति ये है कि आईएएस की तरह से राज्यों में भी अंग्रेजी माध्यम के लोग टॉप रैंक्स पे ज्यादा आने लगे हैं। यदि आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बराबर है तो आरएएस में भी इंग्लिश मीडियम इस समय ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। यूपी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी आरएएस में चिंता वाली बात नहीं है ऐसी, मतलब हिंदी माध्यम के बच्चे ये चिंता करें कि हम हिंदी माध्यम से नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यदि आपको हिंदी में ज्यादा सहजता है तो हिंदी रखिए, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आईएएस में मैं कहता हूं कि अगर आप बराबर है तो इंग्लिश मीडियम रख लीजिए। आरएएस में तो अभी ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, चॉइस से रख सकते हैं। सर अच्छा, 1 सेकंड रुको, इनसे पूछ लें, अभी पूछूंगा आपसे, चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, मेरी लाइफ से सवाल है। हाँ, जीवन ही तो बोल रहा हूँ। क्या बताइए? आप प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाए थे हाँ। उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे प्रॉपर आईएएस बन जाते, हाँ, आज अच्छे सेक्रेटरी पोस्ट पे होते। मैं आज किस पोस्ट पे होता तो? नहीं, मतलब अच्छी पोस्ट पे तो होती, हाँ, किसी अच्छी पे पोस्ट पे होता। हाँ। है ना? या आज ज्यादा सक्सेस मानते हो आप खुद को, या उस टाइम पे आईएएस बन के अच्छी पोस्ट पे आ जाते तो ज्यादा सक्सेस मानते हो देखो, आप? मैं जिस सर्विस में था, मेरे जो बैचमेट्स हैं वो इस समय डायरेक्टर रैंक भारत सरकार में है, और उनमें से कुछ लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने वाले हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब बहुत ऊंचा रैंक होता है। जो आईएएस, प्रॉपर आईएएस में 18 साल मिनिमम चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकली 21-22 साल में मिलता है। तो मेरी क्योंकि एज कम थी बाकी बैचमेट्स की तुलना में, तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी तो बनता ही बनता, शायद मैं सेक्रेटरी भी बन जाता भारत सरकार में उस सर्विस में रह के भी। तो उसका भी अपना सुख है। प्रॉपर आईएएस होता तो उसका अपना सुख होता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने, मतलब मैं इस जिंदगी में ज्यादा खुश हूं या उसमें होता, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं इसमें ज्यादा खुश हूं। आपको लगता है कि ऐसा कभी आपको फ्रेंड्स को, उनको क्लासमेट्स को देख के कि काश मैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस समय जो डीजीपी, एडीजी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे हैं भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में भी हैं। जब हम लोग मिलते हैं, मिलते रहते कई बार, तो कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि इनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है, उन्हें मेरे बारे में ऐसा लगता है, तो चलता रहता है ये सब। पर मुझे ज्यादा फील नहीं होता। मुझे आजकल ये फीलिंग लगभग शून्य हो गई इस समय। मतलब मेरे अपने घर में भी ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर सामान्य रूप से उनकी राय मुझे नहीं पता क्या है, मेरी राय ये है कि मैं ज्यादा ठीक हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कुछ ऐसा सोचें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जो मूल प्रकृति है वो पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, लिखने, इसकी है। ब्यूरोक्रेसी वाले काम की मेरी मूल प्रवृत्ति है नहीं। अगर मेरी मूल प्रवृत्ति वो होती, या गीता में जो स्वधर्म कहते हैं वो होता, तो शायद मैं वहां ज्यादा खुश होता। पर क्योंकि मैं मूल रूप से पढ़ना, पढ़ाना, इन सब में ज्यादा रुचि महसूस करता हूं, तो मैं यहां ज्यादा खुश हूं। मैं बहुत ही खुश इंसान हूं यार, बहुत ही खुश हूं, है ना? और आपकी खुशी शायद ब्यूरोक्रेसी में हो, तो आप वहां जाइए। आपकी खुशी जहां है आप वहां जाइए। ब्यूरोक्रेसी है जो भी है ना, बैठिए। एक यार इनसे पूछो पहले, ये बहुत देर से नाराज है मुझसे। अब माइक दे दीजिए, वो चिंता मत कीजिए। इनको लग रहा है अभी माइक मेरा साथ छीन रहे हैं मुझसे वापस। अभी मैंने आरएस मेंस दिया है।
तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो आरएस है, सेकंड आरपीएस है, थर्ड कौन सी रखूं, आरटीएस रखूं, वीडियो रखूं या अकाउंट रखूं? मतलब शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, जयपुर में चाहिए तो राजस्थान अकाउंट सर्विस रख लीजिए। तामझाम चाहिए थोड़ा सा तो राजस्थान तहसीलदार सर्विस में आ जाइए। तहसीलदार के पास तामझाम ठीक ठाक रहता है, तो लोग सलाम ठोकते ठीक ठाक। और डेवलपमेंट करने में बहुत रुचि है या कुछ अन्य रुचियां हैं तो फिर मतलब बीडीएस वाला भी ठीक ही है। बीडीएस आदमी दो वजहों से बनना चाहता है, एक तो ब्लॉक का डेवलपमेंट करना है, एक अपना करना है। तो अगर ब्लॉक का डेवलपमेंट करने में रुचि है तो बीडीएस से अच्छी कोई सर्विस नहीं। आप सच में डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, पर सबकी नेचर वैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। सर क्या आपके आइए वो आरएस के मॉक इंटरव्यू चलेंगे यहाँ हाँ पे? चलेंगे। आप बैठोगे सर उसमें? मैं तो शायद नहीं बैठूंगा, लेकिन हमारी टीम के बहुत अच्छे लोग बैठेंगे आरएस के मॉक इंटरव्यूज में। मैं फ्री हुआ तो आ जाऊंगा। मैं दरअसल व्यस्त रहता हूँ, अगर उस समय फ्री हुआ तो मैं भी आ जाऊंगा। ऐसा क्या है? ठीक है। एक आखिरी सवाल, इनसे माइक छीन लिया गया था तो ये माइक दे नहीं रही थी कि मैं दूंगी नहीं, मैं कैसे माइक दे दूंगी? नमस्ते सर, मैं सलोनी जादौन। मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मैं इस साल 12th में हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, पर मेरे को अच्छी रैंक पानी है और मैंने जितने भी देखे अच्छी रैंक वाले इंग्लिश मीडियम से ही है। ऐसा क्यों? हिंदी मीडियम वाले सर जो रवि सियाग है उनकी इस शायद थर्ड अटेम्प्ट था उसमें आई है। ऐसे मीडियम का क्या फ़र्क आप होता है? आईएएस की बात कर रही हैं या यस आईएएस सर, की? आईएएस की। ये कह रही है कि मेरा सवाल ये कि मीडियम से क्या फर्क पड़ता है। मेरा हिंदी माध्यम है 12वीं क्लास तक, और मैं देखती हूँ कि सब इंग्लिश मीडियम में ही टॉप करते हैं, तो क्या मैं भी इंग्लिश मीडियम रख लूँ? ऐसा मन में दुविधा आ रही होगी ना। आपकी इंग्लिश कैसी है? सर ठीक ठाक है इस टाइम तो। ठीक ठाक है। और हिंदी? हिंदी भी ठीक ठाक है, वो लेकिन भी ठीक ठाक है, पर हिंदी ज़्यादा अच्छी है। पर हिंदी ज्यादा ठीक ठाक है, इंग्लिश से ज़्यादा ठीक ठाक इंग्लिश है। कम बस। ठीक ठाक है, लेकिन दोनों ठीक ठाक है। बोलने में नहीं आता है सर, मतलब नहीं, बोलने की बात तो देखिए, एक समाधान ये भी होता है। जैसे मैं करोल बाग में क्लास आजकल लेता हूँ, कल भी मेरी वही क्लास थी। सुनिए मीडियम की बात सुनिए। करोल बाग में दृष्टि की इंग्लिश मीडियम की ब्रांच है, वहाँ सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के। तो मेरी क्लास आजकल वहाँ एसए और इथिक्स से चल रही है। तो मैं सोचता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ना इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। मतलब मुझे इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, तो मैं बहुत सहज हूँ। तो मैं जब गया क्लास लेने के लिए, मैंने आधा घंटा इंग्लिश में पढ़ाया तो सब बच्चे हिलने लगे जोर जोर से। मैंने क्या हुआ, हिल क्यों रहे? तो सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा तो इंग्लिश मीडियम है ना? बोले सर इंग्लिश मीडियम है, पर उसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे आप हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश की टेक्निकल वर्ड्स यूज करते रहिए, और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बीच में बोल दीजिए, और नोट्स इंग्लिश में दे दीजिए। इंग्लिश मीडियम का इतना ही मतलब होता है। अब उसके बाद से परसेंटेज फिक्स हो गई हमारी 60-40 कि 60% इंग्लिश में बोलना है, 40 हिंदी में बोलना है। लगातार इंग्लिश बोल तो बच्चे ऐसे देखने लगते हैं क्या हो गया। तो फिर कई बार हिंदी बोल के समझाना पड़ता है कि ये मतलब है इस बात का। फिर एक बात और है, उनमें से कम 20-30% बच्चे ऐसे जो इंग्लिश में लिखते हैं, स्कूल में लिखा, कॉलेज में लिखा, आदत पड़ गई, पर बोलनी नहीं आती इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है विदेशी भाषा बोल रहे हैं, और हिंदी में लगता है कि एकदम जैसे मम्मी वाली भाषा बोल रहे हैं। तो यूपीएससी में एक विकल्प ये भी है कि आप इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे दीजिए और मेंस इंग्लिश में लिखिए। ये हो ऑप्शन जाता है। वैसे मैं 12th तक हिंदी मीडियम से हूँ, हो जाता तैयारी- नहीं है, एकदम सुविधा है, कर सकते हैं, चॉइस है आपको। आप मेंस का मीडियम इंग्लिश और इंटरव्यू का मीडियम हिंदी रखें, ये छूट है इस बात की। कई लोग रखते हैं ऐसे। इस बार 12 ऐसे बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका मेंस का मीडियम इंग्लिश था, इंटरव्यू हिंदी मीडियम था, जिनका मॉक इंटरव्यू मैंने लिया था। 12 को तो मैं जानता हूँ, कम से कम 100 होंगे ही होंगे, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो इसकी दुविधा मत रखिए। और हिंदी मीडियम में सिलेक्शन थोड़ा सा रैंक आना मुश्किल होता है, इसकी बहुत सारी वजहें हैं, उसमें जाएंगे तो बहुत समय जाएगा। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि यदि आप बहुत शानदार विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम से भी आईएएस बन सकते हैं। कोई